मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे जेलेंस्की और ट्रंप के बीच आई दरार, शांति के लिए यूरोप की कोशिशों की और कीव और क्रेमलिन के बीच जारी वार पलटवार की। इसके अलावा हम बात करेंगे गाजा में शांति प्रयासों के लगे बड़े बड़े झटके की। सीज फायर के बाद भी इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि दुनिया का नया हॉटस्पॉट बनते जा रहा है वेनेजुएला, जहां कभी भी जंग की चिंगारी सुलग सकती है। अमेरिका की सेना कभी भी वेनेजुएला की सीमा में बड़ा हमला कर सकती है। और विस्फोट में सबसे पहले आपको जानकारी रूस से जुड़ी हुई देते हैं। रूस का यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। रूसी सेना ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, 17 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो खबर क्या, चलिए आपको समझा देते हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में बड़ा हमला किया। एक तरफ शांति समझौते पर बात हो रही है, दूसरी तरफ बार बार हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से जो अटैक किया है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 17 लोग इस दौरान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। एक बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन के खार्किव में, यह अटैक किया गया है। एक तरफ अमेरिका है जो ये कह रहा है कि शांति करवाएंगे रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन जिस तरीके से रूस बार बार हमले करता है उसके बाद लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई भी शांति समझौता होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन खुद इसे मानने से इनकार कर रहा है। अब देखिए, जब यूक्रेन के खार्किव पर यह हमला किया गया है तो 4 लोगों की जान चली गई है और 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमले की तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं। ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। खार्किव पर यह हमला किया गया है। खार्किव के अलग अलग हिस्सों को पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन एक बार फिर से जब निशाना बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आता है। रात को यह अटैक किया गया था, इसलिए ज्यादा नुकसान भी होता है रात में जब अटैक होता है, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर लोग या तो सो रहे होते हैं या फिर किसी कार्य में लगे होते हैं, भागने का मौका ही नहीं मिलता। और यही हुआ है और इसी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, 17 लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। खार्किव हो, कीव हो, यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां बार बार रूस अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमला करते रहता है और एक बार फिर से रूस की तरफ से इन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया है। खार्किव को निशाना बनाया गया तो 4 लोगों की जान चली गई है। ड्रोन अटैक किया गया था, जिसके बाद आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीरों में आपको सिर्फ और सिर्फ आग नजर आएगी। इसकी वजह भी यही है क्योंकि ड्रोन से जब अटैक किया गया तो वहां पर जब ये हमले हुए, विस्फोट हुआ, आग लगी, ज्यादातर लोग भागने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि रात का वक्त होता है। इस वजह से ज्यादा नुकसान की भी आशंका जताई जाती है और अब ये जो नुकसान हुआ है उसमें 4 लोगों की जान चली गई है। हालांकि बार बार यूक्रेन की तरफ से भी उसी तरीके से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन खार्किव और कीव बार बार रूस के निशाने पर रहते हैं। अब एक और खबर आ रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रूस के हमलों से जो यूक्रेन है वो दहला हुआ नजर आ रहा है। मिर्नोग्राद में रूसी सेना का बड़ा हमला देखने को मिला है। तो रूस के हमलों से यूक्रेन दहला हुआ है। खार्किव में हमला किया गया, उसके बाद मिर्नोग्राद में भी रूसी सेना ने बड़ा हमला कर दिया है। सैन्य पोस्ट पर FAB 3000 बम से हमला किया गया है, 3000 बम से हमला किया गया है। ये बम का नाम है FAB 3000। अब इस तरीके से जब अटैक किया गया है तो एक बार फिर से यूक्रेन जो है वो दहशत में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, यूक्रेन के ये वो रिहायशी इलाके हुआ करते थे जहां कभी लोग रहते थे, लेकिन अब देखिए यूक्रेन में किस तरीके से जो सुरक्षा वाले जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर के वो आग बुझाने का प्रयास कर रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए और अगर कोई मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसको वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन रूस बार बार ये कहता है कि जब तक वो यूक्रेन पर पूरे तरीके से अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर लेता है वो हमले नहीं रोकने वाला है। और यही वजह है कि आप समझ लीजिए, पिछले 3 साल से फरवरी 2022 से यहाँ पर लगातार हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। यूक्रेन जवाब जरूर देता है लेकिन इतना नुकसान नहीं कर पाता है जितना नुकसान बार बार उसका खुद का होता है। 2 जगहों पर ये हमले किए गए हैं, खार्किव पर किए गए हैं और इसके अलावा भी यूक्रेन के ही हिस्से को निशाना बनाया गया है जिसमें मिर्नोग्राद शामिल है। मिर्नोग्राद पर जो हमला हुआ है उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो बता रही है कि किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो तबाह हो गई है और यही तस्वीर खार्किव से निकल करके सामने आई है। हर जगह आग और आग नजर आ रही है और इस हमले में तो 4 लोगों की मौत भी हो गई है, 17 लोग जख्मी हो गए हैं। तो ये रूस के तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें खार्किव से लेकर के मिर्नोग्राद तक हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो पश्चिमी यूक्रेन है रूस की तरफ से उसे निशाना बनाया गया था। अब रूस हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि दोनों के बीच शांति समझौता करवा देते हैं।
अब यूक्रेन कह रहा है कि ये शांति समझौता आखिरकार होगा कैसे, क्योंकि बार बार तो अटैक हो रहे हैं। अब रूस की सेना का यूक्रेन पर और कहां अटैक देखने को मिला है वो भी जान लीजिए। निप्रो शहर में भी रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है कि एक और जगह को भी निशाना बना लिया गया है जिसमें नाम निप्रो का है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर एक जगह और अटैक किया। निप्रो शहर में रूस ने ये बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले में यूक्रेन की जो सैन्य पोस्ट थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। अब ये जगह बढ़ के 3 हो गई हैं। पश्चिमी यूक्रेन में बार बार हमले किए जा रहे हैं और उन जगहों पर रूस ये चाहता है कि वो अपना स्वामित्व स्थापित कर ले, अपना अधिकार स्थापित कर ले और उसके बाद अगर शांति समझौते के तहत कुछ छोड़ने के लिए उसे कहा जाए तो उन जगहों पर फिर भी वो अपना दबदबा बना करके रखे। अब ये जगह देखिए, निप्रो शहर, निप्रो में भी इसी तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई जैसे खार्किव से निकल करके सामने आई। तो निप्रो हो, खार्किव हो या फिर और कोई जगह हो, हर जगह रूस हमला करते हुए नजर आ रहा है। अब यूक्रेन का रूस पर पलटवार भी हालांकि देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से हमला रूस की तरफ से किया जाता है उतनी ही मजबूती के साथ यूक्रेन हमला करते हुए नजर नहीं आता। उसकी वजह भी है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है जिस पर अधिकार अपना रूस स्थापित करना चाहता है। उसका कहना है कि जैसे हम सोवियत संघ का हुआ करते थे हिस्सा, वैसे ही हम फिर से होना चाहते हैं। अब एक और जानकारी आ रही है वो जान लीजिए। यूक्रेन का रूस पर पलटवार देखने को मिल रहा है और कहां पर हुआ है ये पलटवार वो मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के रूस पर पलटवार में वो कौन सा हिस्सा है, रूस का क्रास्नोडार है जहां पर ये अटैक किया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से ये बड़ा हमला किया है। अब यूक्रेन पर हमला होगा तो वो भी बदला लेगा और इसी के तहत उसने भी हमला कर दिया है। हमले के बाद की जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो रूस का ये बड़ा हिस्सा है वो आग की चपेट में है। सिर्फ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। इस तरफ आपको कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए ऑफिसर नजर आ जाएंगे जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं, लेकिन आग उसी तरीके से लगी हुई है जैसा इस हमले के बाद हुआ था। ये घर देखिए, ये किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है बिल्डिंग। ये पूरी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है रूस के क्रास्नोडार पे। तो अटैक रूस पर भी हो रहा है, अटैक यूक्रेन पर भी हो रहा है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त तबाही मचाई जा रही है। लेकिन अभी का जो सच है वो ये है कि शांति समझौते को लेकर के एक तरफ अमेरिका आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोप आगे बढ़ रहा है, लेकिन शांति की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से बार बार अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 4 साल से जंग चल रही है। अब तक के जितने भी शांति प्रयास रहे हैं वो सब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालांकि एक और शांति प्रस्ताव भेज दिया है और यूरोप ने भी अपना नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या दुनिया एक और विश्व युद्ध की आग में धधकने को मजबूर हो जाएगी। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की आमने सामने। यूरोप ने पेश किया नया शांति प्रस्ताव। पिछले करीब 4 साल से जारी रूस और यूक्रेन की जंग अब अपने सबसे भीषण फेज में एंटर कर चुकी है। लोग अब इस जंग का सबसे भीषण रूप देख रहे हैं। रूस एक के बाद एक हमले कर यूक्रेन को दहला रहा है।
तो वहीं जेलेंस्की की सेना भी रूस पर बड़े हमले कर रही है। Bir saattir sürüyor. Direğini vurdular. रूस पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में भीषण हमले कर रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जबरदस्त बमबारी से दहला रही है, जिससे यूक्रेन की गलियों में चीख पुकार मची है। रूस की हर मिसाइल, हर ड्रोन यूक्रेन के जवानों के साथ ही आम लोगों पर भी कहर बरपा रहे हैं। हर धमाके के साथ यूक्रेन में एम्बुलेंस का सायरन और लोगों की चीख पुकार गूंज उठती है। हर ब्लास्ट के बाद बदहवास से भागते लोगों की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। तबाही का मंजर अब यूक्रेन के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं रह गया है। पिछले करीब 4 साल से वो इस बर्बादी को झेल रहे हैं। Bir saattir sürüyor. Rafinereyi vurdular. Gemiyi vurdu. पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। रूस की सेना ने खार्किव में ड्रोन अटैक किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमले के बाद बिल्डिंग में कितनी भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार को ही रूस के 1000 से ज्यादा ड्रोन और करीब 1000 ग्लाइड बमों ने यूक्रेन के शहरों पर मौत बरसाई। इसके अलावा लगभग 60 मिसाइलों से भी यूक्रेन को निशाना बनाया गया। रूसी सेना के निशाने पर निप्रो शहर भी रहा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक एक रूसी ड्रोन ने आवासीय इमारत के पास हमला किया। इस हमले में 14 लोग घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही चालू हो गया और पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। निकोपाल में भी रूस के जवानों ने एफपीवी ड्रोन से अटैक किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक
ब्लास्ट में 2 बच्चे और 1 महिला घायल हो गए। जेलेंस्की के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के अलावा नागरिक सुविधाओं के लिए बने बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। रूस की नेवी लगातार ओडेसा और आसपास के इलाकों पर कहर बरपा रही है। उसके मिसाइल हमले यूक्रेन में बर्बादी की नई इबारत लिख रहे हैं। रूस की सेना सर्दियों से पहले ही बड़े हमले कर ठंड के मौसम में लोगों की मुश्किलें बढ़ाना चाह रही है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर शांति समझौते से पहले बढ़त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। По цели 303, 10 снарядов огонь. यूक्रेन भी अब रूस की ही रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन और स्वदेशी हथियार रूस पर कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर तक वार कर रहे हैं, जिससे रूस के एनर्जी सेक्टर समेत कई अहम ठिकानों को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलों ने रूस के कई तेल डिपो और रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ जगहों पर तो तेल उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे रूस को आर्थिक रूप से मुश्किलें आई। इसके अलावा यूक्रेन के निशाने पर रूस का कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की रणनीति है कि सर्दियों में कम्युनिकेशन लाइन को काटकर अलग अलग टुकड़ियों में आगे बढ़ रहे रूस के जवानों के बीच संपर्क को काट दिया जाए, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत हो। सर्दियों में जेलेंस्की रूस के लिए मुश्किलें बढ़ाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के निशाने पर रूस का एनर्जी सेक्टर भी है, ताकि पारा गिरने के साथ ही रूस के लोगों की मुश्किलें चढ़ती जाएं। यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के अहम ठिकानों पर हमले कर रही है। दरअसल यूरोप की रणनीति है कि काला सागर में मौजूद रूस के अहम व्यापारिक रूट को काट दिया जाए, ताकि यूरोप को भारी आर्थिक नुकसान हो। साथ ही यहाँ मौजूद रूस के सैन्य जमावड़े को भी तबाह और बर्बाद किया जाए। По цели 303, 10 снарядов огонь. करीब 4 साल से जारी इस जंग का अब तक कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों में से कोई भी समझौता करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब इस जंग के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। पहले ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी कि अगर 27 नवंबर तक प्रस्ताव नहीं माना गया
तो यूक्रेन को हथियारों और दूसरी चीजों की सप्लाई भी रोकी जा सकती है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर चर्चा की गई। यहां से एक 24 पॉइंट्स का शांति प्रस्ताव तैयार किया गया। खबरों के मुताबिक इस प्रस्ताव में अमेरिका के शांति समझौते के कई अहम बिंदुओं को खारिज कर दिया गया। साथ ही कीव के पक्ष में भी कई ऐलान किए गए। इस प्रस्ताव में यूक्रेन के हितों को तरजीह दी गई। इसमें वार्ता से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी गई। यूरोप के प्रस्ताव में यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई। प्रस्ताव में ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के नियंत्रण में देने की बात कही गई। साथ ही प्रस्ताव में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन को रूस और यूक्रेन के बीच बराबर बांट देने का प्रस्ताव रखा गया। यूरोप के शांति समझौते के मसौदे में कीव को शांतिकालीन सेना में 8 लाख जवान रखने की इजाजत दे दी गई। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस प्रस्ताव से ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच दरार तो नहीं बन गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का खुद को बड़ा दिखाने का दांव उल्टा पड़ गया और उनके यूरोपीय सहयोगी ही उनसे किनारा करने की कोशिशें करने लगे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये नेटो के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। एक और यूरोपीय नेताओं ने कीव और क्रेमलिन के बीच जारी जंग को रोकने और शांति की स्थापना के लिए चर्चा की, नया प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों से नाराज लग रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के नेतृत्व ने उनके प्रयासों को लेकर कोई आभार नहीं जताया। ट्रंप ने यूरोप पर भी रूस से तेल खरीदना जारी रखने को लेकर ऐतराज जताया। साथ ही उन्होंने जंग को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी हमला बोला। शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका एक तरह से कीव को धमकी दे चुका है कि या तो 27 नवंबर तक शांति प्रस्ताव पर सहमति दे दी जाए, नहीं तो उसे दी जाने वाली मदद रोक दी जाएगी। जिसके बाद ज़ेलेंस्की के सामने अमेरिकी समर्थन के साथ ही हथियारों और खुफिया मदद खोने का जोखिम है, तो दूसरी ओर देश का गौरव और अपनी जमीन खोने की आशंका। जाहिर है कि यह जंग सामरिक रूप से तो बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच ही चुकी है, सियासी रूप से भी इसमें तनाव बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य के बिखराव की ओर संकेत दे रहा है। साथ ही यूरोप का नक्शा भी बदलने की आशंका हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो देशों के बीच तनाव बढ़ना लाजमी है, जो एक और विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हमने आपको पहले बताया था कि आखिरकार अमेरिका की तरफ से जो शांति प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यूरोप ने भी एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है और उसमें कौन कौन से बिंदु नोटिस में आए हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। यूरोप ने पेश की है 24 पॉइंट्स की शांति योजना। ये यूरोप की तरफ से पूरा मसौदा तैयार किया गया है। प्रस्ताव में बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रख दी गई है। पहले ये कह दिया गया है यूरोप की तरफ से कि दोनों ही देशों को युद्ध विराम पर सहमत होना पड़ेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के फैसले की छूट होगी। अमेरिका ने इस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। यूक्रेन को 8 लाख शांति सैनिक रखने की इजाजत होगी, ये बड़ी बात अपने आप में शामिल की गई है। और इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर IAEA का नियंत्रण होगा, ये भी कहा गया है, क्योंकि बार बार परमाणु नियंत्रण को लेकर के और उसमें अटैक को लेकर के बातें निकल करके सामने आती है। रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु ऊर्जा का बराबर से बंटवारा होगा, ये भी यूरोप की तरफ से पॉइंट रखा गया है। तो ये तमाम पॉइंट हैं जो यूरोप का शांति प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें शामिल किए गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो तैयारी है वो यूरोप की तरफ से कैसी है यूक्रेन को लेकर के। अब बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल के लेबनान में बड़ा हमला हुआ है। IDF के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हो गया है। हमले में जो व्यक्ति मारा गया है उसका नाम है कमांडर हेथम तबातबाई। तो अब देखिए ये तस्वीर, ये सबसे पहले खबर बता देती हूँ कि इजराइल ने लेबनान में किस तरीके से बड़ा हमला किया है। अभी भी इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है उसमें बार बार जो है हिजबुल्लाह हो या हुती हो कूदते हुए नजर आते हैं। अब हमले में IDF ने कमांडर हेथम तबातबाई को मार गिराया है और इस पर कई आरोप भी थे कि इस व्यक्ति ने किस तरीके से तबाही इजराइल के अंदर मचाई हुई थी। लेबनान में ये बड़ा हमला हुआ तब उसकी तस्वीरें निकल करके जब सामने आई तो कुछ इस तरीके से थी।
बड़े हमले में कमांडर को तो मार ही गिराया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो आसपास की जगह थी उन्हें भी निशाना बनाया गया है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ धुआं उठता हुआ आपको नजर आ जाएगा, एम्बुलेंस नजर आ जाएगी, जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। क्यों ये ड्रोन शॉट भी निकल करके सामने आए हैं, किस तरीके से जो निशाना है उस जगह को बनाया गया था जहां पर ये कमांडर था। अब बात चलिए मध्य गाजा की भी कर लेते हैं। मध्य गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। तो इजराइल हर तरफ अटैक कर रहा है, या फिर वो हूती को लेकर के हो, हमास को लेकर के हो, या फिर हिजबुल्लाह को लेकर के हो। अब मध्य गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। इजराइल का हमास आतंकियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इजराइल ने हमास आतंकियों पर यह एक्शन लिया है और इसके तहत आतंकियों पर एक्शन लेते हुए रिहायशी इमारत पर आईडीएफ ने यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अटैक किया गया है। दीर अल बलाह इलाके में ये बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए किस तरीके से जो ये इमारतें हैं पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गई हैं। ये इमारतें हैं जिन पर ये हमला हुआ है और हमला होने के बाद देखिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हमास पर ये बड़ी कार्रवाई मध्य गाजा में बताई जा रही है जहां पर हुई है। और यहाँ अभी भी जो इजराइल के टैंक हैं वो उतरे हुए हैं और बार बार अटैक उनकी तरफ से किया जाता है। एक बार फिर से उनकी तरफ से ये बड़ा अटैक मध्य गाजा में कर दिया गया है। तो दोनों ही तरफ हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, दोनों को ही गिराने में लगा हुआ है इजराइल। और उसकी जो तैयारी है वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह और हूती के लिए भी है। इसीलिए ये अटैक देखने को मिलता है। जहां एक बड़े कमांडर को मार गिराया गया, वहीं यहां मध्य गाजा में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजा में हमास और इजराइल की जंग जारी है, लेकिन इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। हमास के आतंकी सीज फायर को मानते नहीं है। कई बार सीज फायर की बात की गई, लेकिन वो उससे मानने से इनकार कर देते हैं। लगातार इजरायली सेना पर हमले करते हैं। वहीं इजराइल भी अब पलटवार कर रहा है और इजराइल के हमले में गाजा के साथ ही लेबनान में भी जारी हमले देखने को मिलते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका देते हुए एक सीनियर कमांडर को मार गिराया है। अब इस सीनियर कमांडर की हिस्ट्री क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इजराइल का गुस्सा फिर फूटा। हिजबुल्लाह और हमास पर हमला। मिडिल ईस्ट में कब लौटेगी शांति? लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर धमाकों से दहल उठी। रिहायशी इलाके पर बम गिरा, मलबे का ढेर बना और इलाके में चीख पुकार मच गई। सड़क पर हर ओर धूल का गुबार दिखाई देने लगा। चारों ओर बदहवास से भागते हुए लोग दिखे। लोगों को अपनी और अपनों की हिफाजत की चिंता सताने लगी। इजराइल की इस स्ट्राइक में एक रिहायशी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन इस हमले का सबसे अहम पॉइंट आपको बताएं,
उससे पहले आप एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह धमाके के बाद चारों ओर धूल का गुबार उठने लगा। लोग परेशान होकर अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। इजराइल की सेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक सटीक हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हेथम अली तवातवाई को मार गिराया गया। आईडीएफ ने दावा किया कि तवातवाई लंबे समय से आतंकी नेटवर्क में एक्टिव था। वो 1980 के दशक में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। उसने आतंकी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो राजवान फोर्स का यूनिट कमांडर भी रहा और सीरिया में हिजबुल्लाह टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई। वो हिजबुल्लाह संगठन को दोबारा मजबूत करने में लगा हुआ था। उसे हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस का कमांडर बनाया गया था। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 28 लोग जख्मी हो गए। हालांकि मारे गए लोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया हो। इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार को भी हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की चेतावनी। हमलों को लेकर खास बात यह है कि सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने इतना भीषण अटैक किया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह को और गाजा में हमास को खत्म करने के बाद ही ये जंग थमेगी। उन्होंने दावा किया कि हमास और हिजबुल्लाह को दोबारा खड़े होने से रोकने के लिए जो करना पड़ेगा इजराइल करेगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि गाजा पट्टी में भी सीज फायर के बावजूद हमास ने आईडीएफ जवानों पर हमला किया। जिसके बाद इजराइल के जवानों और ड्रोन्स ने उन्हें निशाना बनाया। इजराइल की सेना लगातार हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रही है। इजराइल की तोपें लगातार आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भरकर आतंकियों को चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल के जवान आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ ही आतंकियों को निशाना बनाने और बंधुकों की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इजराइल पर हुए हमले के बाद अब इजराइल की सेना ने गाजा की ओर कूच कर दिया है। हमास के आतंकियों के सफाई का अभियान शुरू किया तो यमन में मौजूदा हूती आतंकियों और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया। हूती, हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एक साथ इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया। तीनों ही गुटों के हथियार इजराइल के अलग अलग इलाकों को दहलाने लगे। कई बड़े आतंकी कमांडर को भी मौत की नींद सुला दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने पिछले कुछ समय में इजरायली जवानों पर हमला किया। राफा इलाके में तैनात एक जवान रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी और स्नाइपर फायरिंग की चपेट में आ गया।
इसके तुरंत बाद इजराइल की ओर से हमास को चेतावनी दी गई कि इन हमलों की उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इनका जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। इजराइल ने हमास के हमले को सीज फायर समझौते का उल्लंघन माना और हमलों के लिए पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों के बारे में अमेरिका को भी जानकारी दे दी है। यह हमला हमास और इजराइल के बीच जारी सीज फायर तोड़ते हुए किया गया। करीब 2 साल से जारी जंग में गाजा के लोगों ने बेतहाशा तबाही देखी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास होने के बाद गाजा एक नई राह पर बढ़ता हुआ दिख रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इसके तहत गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है। साथ ही किसी भी गैर सरकारी ग्रुप को हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। गाजा में एक शांति बोर्ड की स्थापना की जानी है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपी जानी है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की नींव बन सकता है। प्रस्ताव के तहत गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होनी है। ये फोर्स गाजा की सीमा को सुरक्षित करने और गाजा में हथियारों की संख्या कम करने में मदद करेगी। साफ है कि गाजा में नए फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध कर अपने इरादे जता दिए हैं। यूं तो इजराइल के हमले करीब 2 साल से भी लंबे समय से जारी हैं। जंग को भी करीब 2 साल हो चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर भी कराया गया, लेकिन हमास के हमलों ने सीज फायर को खत्म कर दिया। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया तो आईडीएफ ने वहां भी अटैक कर अपने इरादे जता दिए। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इस जंग से आम लोगों को राहत कब मिलेगी? कब गाजा की गलियों में भी बच्चों के खेलने का शोर गूंजेगा, या ये इलाका हमेशा ही बारूद के धुएं से धुंधला रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इजराइल की तरफ से H3 पर कार्य किया जा रहा है, यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती सभी को तबाह किया जा रहा है। और ऐसे में जो कमांडर हेथम तबाताई मारा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। 12 साल की उम्र में हिजबुल्लाह में ये शामिल हो गया था। हेथम तबाताई के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 12 साल की उम्र में ये शामिल हो गया था। तबाताई ने हिजबुल्लाह में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में नंबर 2 का कमांडर इसे बना दिया गया था। हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता और हथियार निर्माण का ये प्रमुख था, सब कुछ इसकी ही देखरेख में होता था। हिजबुल्लाह की आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश इसकी तरफ से की जा रही थी। हिजबुल्लाह का और ज्यादा विस्तार करना चाहता था। 2016 में अमेरिका ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था और अब इसे इजराइल ने मार गिराया है। अमेरिका ने $50 लाख का इस पर इनाम भी रखा था, क्योंकि इसे घोषित किया गया था आतंकवादी। ऐसे में एक बड़ा इनाम भी उस पर रख दिया गया था। तो आपने समझा कि कौन था ये तबाताई जिसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही थी और अब उसे आखिरकार मार गिराया गया है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, जो कि वेनेजुएला से जुड़ी हुई है, क्योंकि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, हमले के लिए तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी सेनाएं तैयार हैं, मादुरो सरकार को हटा सकता है अमेरिका, ये बड़ी जानकारी आ रही है। एक और फ्रंट जो है युद्ध का वो खुलते हुए नजर आ रहा है, वेनेजुएला और अमेरिका। हमले के लिए अमेरिकी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं और अब मादुरो सरकार को हटाना चाहता है अमेरिका। हालांकि वो ये कहता है कि ड्रग्स की जो बार-बार सप्लाई होती है उसके लिए वो ऐसा करना चाहता है, लेकिन प्लान अमेरिका का कुछ और है। यूएस का मादुरो पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगा हुआ है। अब उसकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये यूएसएस गैराल की तस्वीरें हैं, जिसकी तैनाती कैरेबियन सी में अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। और इतना ही नहीं, कई सारे एयरलाइंस ऐसी हैं जिसकी उड़ान पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। अब यानी कि खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब कभी भी वेनेजुएला के ऊपर ये अटैक अमेरिका की तरफ से हो सकता है। यूएसएस गैराल की तस्वीरें देखिए, जो अमेरिका के सैनिक है वो किस तरीके से कैरेबियन सी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें जैसे ही कहा जाएगा ट्रंप की तरफ से, वो तुरंत बढ़ जाएंगे। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। यूएसएस गैराल के साथ साथ यहाँ पर शिप उतार दी गई है, जो यहाँ जवान बैठे हुए हैं। ये पूरी तरीके से कैरेबियन सी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, नजर रखे हुए हैं अलग अलग जगह से, कि कभी भी उन्हें आदेश मिले और वो
हमला वहां पर जाकर के कर दे। इसीलिए अमेरिका की तैयारी के लिए बात चल रही है कि अमेरिका ने एक नया जो फ्रंट खोला है युद्ध का, उसमें वो वेनेजुएला को कभी भी ढेर कर सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका को रोक सके, ना ही उसके पास ऐसे हथियार है। वेनेजुएला की अगर मैं बात करूं तो मात्र उनके पास 1.5 लाख सैनिक है और पुराने हथियार हैं। ऐसे में अमेरिका को रोक पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के तेवर बेहद सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। तो आखिरकार खबर क्या है, देखिए। वेनेजुएला पर कसता शिकंजा। अमेरिका ने कसा फंदा। Hey, they put out another चुनौती से कैसे निपटेंगे मादुरो? इन दिनों दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो या इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के बीच अभियान, चीन की जापान के साथ तनातनी हो या दक्षिण पूर्वी एशिया में विवाद, और अब जंग का एक और नया फ्रंट खुलने की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला में होने वाली जंग ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि यहाँ अमेरिका और रूस के बीच टकराव हो सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन सी में तैनात है। इसके अलावा कम से कम 8 जंगी जहाज और F-35 फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। इनके अलावा हजारों जवान भी वेनेजुएला पर हमले के लिए ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन भी कर सकता है, जिनमें उन्हें पद से हटाना भी शामिल है। खबर है कि अमेरिका वेनेजुएला में बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। कहने को तो ये ऑपरेशन वेनेजुएला में ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ होगा, लेकिन असल में इसका निशाना राष्ट्रपति मादुरो है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि मादुरो की शह पर ही देश में ड्रग सिंडिकेट फल फूल रहा है। और यहाँ से अमेरिका को भी ड्रग सप्लाई की जा रही है। इस बीच जंग की आशंका और बढ़ती जा रही है। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने वेनेजुएला के आसपास उड़ान नहीं भरने के लिए कहा है। खबर है कि चेतावनी के बाद 6 एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इनमें स्पेन, पुर्तगाल, चिली, कोलंबिया, ब्राजील और त्रिनिदाद और टोबैगो की एयरलाइंस कंपनियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन उड़ानों को उस समय रद्द किया गया जब वो शनिवार को काराकस से टेक ऑफ करने वाली थी। FAA के मुताबिक वेनेजुएला या उसके आसपास सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है और सैन्य गतिविधियां भी तेज हुई है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे हालात में एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास कहां-कहां अपने जवानों को तैनात किया है। अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा है। हजारों सैनिक और हवाई जहाज तैनात है। इसकी काराकास से दूरी लगभग 892 किलोमीटर है। यहाँ से अमेरिकी लड़ाकू विमान आसानी से वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही।